तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। मेरा नाम है तन्मय गुप्ता। आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री कल्चर। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी की तो भैया इंटरनल एनर्जी से हम लोग क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, इस बारे में हम लोग करेंगे बात। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फॉर एनी प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, फॉर एनी प्रोसेस टू अकर, अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है तो उसके अंदर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो प्रोसेस हो भी रही है कि नहीं। जब उसमें कोई एनर्जी चेंज आएगा, जब उसमें कोई एनर्जी चेंज आएगा तभी तो हमको पता लगेगा कि प्रोसेस हो रही है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके बाद हमको जाके वो वाटर देता है विच इज लिक्विड, विच इज लिक्विड। अब देखो आइस जो है हमारी वो सॉलिड थी, उसको हीट दी, वो वाटर में कन्वर्ट हुई जो कि लिक्विड है, यानी चेंज इन स्टेट आया। यहां पे चेंज इन स्टेट आया। कैसे आया? विद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, विद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी में एक्सचेंज आया, उसके बाद चेंज हुआ स्टेट में। ठीक है ना, स्टेट बदली किसी भी चीज की, तो ये एक प्रोसेस हो रही है, हमको दिख रही है भाई। यानी किसी भी प्रोसेस होने के लिए उसकी एनर्जी में चेंज होना जरूरी है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होनी जरूरी है, एनर्जी मिलनी या निकलनी जरूरी है किसी भी प्रोसेस में। ठीक, अब देखो देखो अब यानी इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, क्या समझ आ रहा है इस चीज से? हमको समझ आ रहा है कि भैया आइस के पास अपनी खुद की एक एनर्जी थी जो कि इस स्टेट को डिफाइन कर रही थी। आइस के पास उसकी खुद की एक एनर्जी थी जो कि उसकी सॉलिड स्टेट को डिफाइन कर रही थी। अब उसकी एनर्जी में हम लोगों ने चेंज किया, उसको एक टाइप की एनर्जी हम लोगों ने प्रोवाइड की विच इज हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस आइस को जब हम लोगों ने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की, यानी उसकी एनर्जी में चेंज किया, उसकी एनर्जी में जब चेंज हुआ तो उसकी स्टेट में भी चेंज हुआ। ठीक है, यानी इससे हम लोग को क्या समझ आता है? एवरी स्टेट ऑफ अ मैटर, या फिर अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में कहें तो हम लोग इस मैटर को सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, सिस्टम कह दिया। ठीक है, एवरी स्टेट ऑफ अ मैटर या फिर सिस्टम कंटेन्स या ऑक्यूपाई सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ भाई, कोई एक स्टेट है किसी भी चीज की, तो उसकी एक एनर्जी उसमें फिक्स है जो उस स्टेट को डिफाइन कर रही होगी। उसकी एनर्जी में जब चेंज लाएंगे तो उसके स्टेट में भी चेंज होगा, या फिर प्रोसेस प्रोसीड करेगी, प्रोसेस होगी कोई भी। तो एनर्जी जो एक स्टेट को हमारी डिफाइन करती है, उस स्टेट के साथ जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को ही हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ऑक्यूपाइज सम फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इसको और इंट्रिंसिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, इंट्रिंसिक एनर्जी। समझ में आ रहा भैया? मतलब किसी भी चीज को, किसी भी प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए हमको एनर्जी
की मदद लेनी पड़ती है, एनर्जी एक्सचेंज कराना पड़ता है, तब जाके कोई प्रोसेस प्रोसीड करती है, कोई प्रोसेस होती है। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है। तो यानी अगर आइस के साथ कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, मान लो आइस जब तक है, आइस हैज एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक्स जूल्स मान लिया, एक्स जूल ऑफ एनर्जी कंटेन कर रहा है आइस। अब इस एक्स जूल में ये हीट जब हम लोगों ने इसको दी, तो मान लो हीट के पास है वाई जूल ऑफ एनर्जी, वाई जूल ऑफ एनर्जी। तो इस आइस में जब वाई जूल ऑफ एनर्जी ऐड हो गई, तो ये एक्स प्लस वाई जूल ऑफ एनर्जी वो हमारी वाटर की एनर्जी हो गई, वो हमारी वाटर की एनर्जी हो गई, क्योंकि एक्स एनर्जी जो है वो हमारी आइस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी भी लिक्विड के H2O की सॉलिड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी एक्स जूल ऑफ एनर्जी। हमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको ट्रांसफर करी तो हमारा वाटर बना, यानी स्टेट चेंज हुई। तो वो जो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इस आइस की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो उसके पास पहले से ही है। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी या फिर इंट्रिंसिक एनर्जी का नाम देते हैं, जो कि पहले से ही होती है किसी भी सिस्टम के पास और उसकी स्टेट को डिफाइन करती है। अब देखो यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं, तो वो जो भी एनर्जीज में चेंजेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स में होंगे। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, ओके, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो सकता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो सकता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो सकता है, किसी चीज में भी चेंज हो सकते हैं। यानी जो भी इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा, तभी हमारी स्टेट ट्रांसफॉर्म होगी और तभी हमारी प्रोसेस प्रोसीड होगी। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। इंटरनल एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी किस चीज को कहते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज क्लियर हुई होगी। ठीक, अब देखो इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। इस टाइम हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ टाइम पहले इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करी जाती थी ई से, यू से और ई से, ठीक है ना। यू और ई किसी चीज से भी डिनोट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। बट अच्छी किताबें जो है, अच्छी बुक्स हैं, वो यू का इस्तेमाल करती हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो एनर्जीज में चेंज आ रहा है, इंटरनल एनर्जी की एनर्जी में चेंज आ रहा है, या फिर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या एक्सचेंज हो रही है, वो किस हिसाब से होती है, ठीक है। कोई भी मान लो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, लेट्स से दिस इज अ सिस्टम, ठीक, ये ऊपर से बंद है, ठीक है। अब इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो गैस फिल्ड अप है इसके अंदर, ओके, कोई भी गैस मान लो, ठीक, यहां पे है गैस, गैस, ओके। अब यहां पे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स पहली चीज तो हमारी मोशन कर रहे होंगे अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर मोशन कर रहे होंगे, तो जो भी इंटरनल एनर्जी है वो पहली तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी, और इन पार्टिकल्स के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी या तो मॉलिक्यूल्स के रोटेशन की वजह से होती है, रोटेशन की वजह से, यानी रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से होती है, जो मॉलिक्यूल्स हमारे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो और क्या, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक, और क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स किसी भी सिस्टम के अंदर, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे इन तीन, मोस्टली इन तीन
एनर्जीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, या तो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से होगी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी which arises, ये जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो हमारी क्यों अराइज होती है, मतलब क्यों पैदा होती है किसी भी सिस्टम के अंदर या किन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरन्यूक्लियर इंटरेक्शन की वजह से, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की वजह से, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या होते हैं, जैसे समझ लो, लेट्स से ये हमारा न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है या एटम मान लो, ठीक, उसके पास में भी एक मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा, ठीक है, सेम गैसेस हैं तो मैंने सेम ही बना दिया, ठीक। अब क्या होगा, इसकी जो ये ऑर्बिटल्स हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे होगा क्या, पहली चीज तो ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये भी अपने वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इस वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये वाला न्यूक्लियस जो है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो हो गई अट्रैक्शन वाली बात। लेकिन जो हमारे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन और इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा एक दूसरे को, यानी यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हो रहे हैं, मतलब अट्रैक्टिव पावर्स भी हैं और रिपल्सिव पावर्स भी हैं। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कहते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, समझ रहे हो ना। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपकी किसी से नजरें मिली तो आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, इस एटम की इस एटम के साथ नजरें मिली, समझ रहे हो ना, नजरें मिली तो इंटरेक्शन हुआ तो अट्रैक्शन भी हुआ, रिपल्शन भी हुआ। समझ में बात आ रही है? ओके, तो इन एनर्जीज की वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी टोटली होती है। तो मतलब अगर इंटरनल एनर्जी को हम लोग देखें तो इंटरनल एनर्जी किस वजह से होगी? सबसे पहले यू काइनेटिक, यू पोटेंशियल, ठीक है, यू रोटेशनल, ठीक, यू ट्रांसलेशनल यानी ट्रांसलेशनल एनर्जी की वजह से, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की वजह से। इन सारी एनर्जीज का जो सम होता है, ठीक है, अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक ना लिखना चाहो तो यही सारी चीजें लिख दो, लेकिन ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा पूरा इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज विच अराइजेस ड्यू टू रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये सबका सम होती है इंटरनल एनर्जी। ओके, अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली इतनी सारी चीजें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के या लिक्विड्स के, किसी के भी देख लो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। तो भैया क्या पॉसिबल है उसकी रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल एनर्जी एक्यूरेटली एक साथ निकालना? पॉसिबल है क्या? बताओ भाई, पॉसिबिलिटी है क्या इस चीज की? हैं, पॉसिबिलिटी है क्या इस चीज की कि हम लोग एक ही साथ रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, न्यूक्लियर सारी एनर्जीज एक्यूरेटली फाइंड कर सकें? तो भैया वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है,
ठीक है ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो क्या हम लोग इंटरनल एनर्जी सही से निकाल पाएंगे? बताओ भाई। अगर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं और वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन हो रहा है उनका, तो उनकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इन सब की वजह से हो रही है, तो वो एक साथ निकालना पॉसिबल है क्या एक्यूरेटली? तो भैया इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू find all the types of energies accurately. So we can not find internal energy एक्यूरेटली। जब भैया उसके जो सम हैं अलग अलग एनर्जीज के, वही एक्यूरेटली नहीं आ पा रहे हैं, वही हम लोग एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो हम लोग एक्यूरेटली कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो भैया अब क्या करें? हमारी इंटरनल एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। ऐसा नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी नहीं निकालते हैं, हम लोग फोकस किस चीज पे करते हैं? हम लोग फोकस करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग फोकस करते हैं हमारे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा यू और डेल्टा ई। ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग डेल्टा यू को प्रेफर करो, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस तरीके से होता है? ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस तरीके से होता है? लेट अस सपोज एक हम लोगों ने ले लिया सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी है, लिक्विड, सॉलिड नहीं, लिक्विड, गैस, सॉलिड, कुछ भी मान लो, कुछ भी है, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, कुछ भी है, ठीक। अब इनिशियल स्टेट में देखो क्या होगा। इनिशियल स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी हम लोग मान लेते हैं यू इनिशियल, यू इनिशियल मान ली। यू इनिशियल हम लोगों ने इसकी इनिशियल स्टेट में एनर्जी मान ली, ठीक। अब इसमें कुछ एनर्जी के चेंजेस हुए, या तो इसमें एनर्जी गेन हुई या लॉस हुई, ठीक है। एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है दो तरीकों से, मैंने बताया था ना, एनर्जी एक्सचेंज दो तरीकों से हो सकता है। पहला हीट, दूसरा वर्क। पहले ही मैं बता चुका हूं आप सबको ये बात, हीट और वर्क, ठीक है, दो तरीकों से होता है हमारा चेंज। अब हम लोगों ने मान लिया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट इज यू इनिशियल। अब इसमें कुछ चेंज हुआ, ठीक है, ये अपना प्रोसेस हुई और उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज हुई। मान लो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो UF है, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और ये फाइनल इंटरनल एनर्जी, कोई भी प्रोसेस हुई मान लो, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल हमारा प्रोसीड करा ये सिस्टम, ये जो भी पूरा सिस्टम है ये हमारा इनिशियल टू फाइनल प्रोसीड करता है, ठीक है। इनिशियल से फाइनल आया तो इनिशियली जो हमारी इंटरनल एनर्जी थी वो UI थी और फाइनल में हमारी इंटरनल एनर्जी थी वो UF थी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेज माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। इतनी बात क्लियर हुई कि इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट गिव्स अस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको मिलती है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको मिलती है। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी की बजाय
चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों को एक्यूरेट वैल्यू मिलती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट आया या कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हुआ है। इनिशियली कुछ इतना था, ठीक है, फाइनल में हमारा इतना हो गया इंटरनल एनर्जी। अब टोटल चेंज कैसे होगा, अब वो सब निकालने जाओगे भैया, कुछ आप पहले इनिशियल स्टेट में निकालोगे सारे मोशंस, सारी एनर्जीज, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, उसके बाद फाइनल पहुंचेगा, एनर्जी गेन होगी या लॉस होगी, उसके बाद फिर से निकालोगे सब कुछ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। तो भैया वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी और निकलती भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, एक्यूरेटली हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोग मेन काम क्या करते हैं, हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी से इनिशियल इंटरनल एनर्जी माइनस करते हैं, तो हमारा जो भी डिफरेंस आएगा वो अपने आप सामने आ जाएगा एक्यूरेटली, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक। अब मैंने बताया था कि हीट और वर्क दोनों के फॉर्म में होता है, लेकिन उससे पहले एक नोट लिखो, नोट डाल लो या जनरली ऐसे लिख लो, नोट डाल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। नोट डाल लो तो बातें ध्यान में रहती हैं, जब रिवीजन होता है तो भैया पता चलता है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई है तो हमको पढ़नी है, ठीक है। नोट में लिखो इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, ये हमारा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहला पॉइंट लिखो, अगर इफ यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल, यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल, यानी इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेज एट ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, मतलब कुछ एनर्जी गेन करी गई है सिस्टम के थ्रू कोई चीज गेन करी गई है, ठीक है, तो हमारा जो डेल्टा यू होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट, अगर यू फाइनल हमारा छोटा है यू इनिशियल से, यानी हमारे सिस्टम ने, हमारे किसी सब्सटेंस ने अपनी एनर्जी लूज करी है, तो क्या होगा, हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव आएगी भैया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, निगेटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी निगेटिव। इतनी चीज क्लियर हुई। हाँ तो भाई इतनी बात क्लियर हुई कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है ना। फाइनल ज्यादा होगा तो ये ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा, इनिशियल ज्यादा होगा तो ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ओके। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो बात करते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किस किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, वर्क और हीट, वर्क एंड हीट। तो हेडिंग डाल लो, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है दो तरीकों से, पहली है हीट और दूसरी है वर्क। थोड़ा सा ही मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है ना, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक अलग अलग वीडियो आएंगी। एक हीट पे अलग से वीडियो आएगी, सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो होगी वो हीट पे, और एक डेडिकेटेड वीडियो हमारी वर्क पे आने वाली है। नॉट वर्ड क्यों लिखा मैंने, हाँ भाई ठीक है, वर्क पे, और एक हीट पे डेडिकेटेड वीडियो आएगी। अभी हम लोग कुछ बातें करेंगे छोटी छोटी सी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे हीट की, ठीक है, हम लोग एक ले लेते हैं सिस्टम, एक सिस्टम ले लेते हैं जिसके अंदर मान लेते हैं कुछ भी है, सब्सटेंस, लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से लिक्विड, ओके, लिक्विड ले लेते हैं और ये है हमारा क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड है हमारा। ऊपर है हमारा सराउंडिंग्स, इसके बाहर जितना भी है सब है हमारा सराउंडिंग्स, और ये है इकलौता हमारा सिस्टम। तो बात हम लोग करेंगे इसकी। अब देखो हीट में क्या होता है, हम लोग इनिशियल स्टेट लेते हैं इसकी। इनिशियल स्टेट में लेट करते हैं इसका जो टेम्परेचर था, हीट मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका इनिशियली था TA मान लो या TI मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में इसका जो टेम्परेचर था वो TA था।
अब हम लोगों ने क्या किया, इसको उठा के गरम भट्टी के अंदर रख दिया, गरम भट्टी के अंदर रख दिया। ये जो है हमारी, ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, कंडक्टिंग, हीट कंडक्ट करती हैं, कंडक्टिंग वॉल्स हैं हमारी। कंडक्टिंग वॉल्स है तो क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है इनिशियल स्टेट में इसका टेम्परेचर TA है, ठीक। अब इसको हम लोगों ने एक गरम झुलसती हुई भट्टी के अंदर रखा है, और उस टाइम पे उस भट्टी का टेम्परेचर क्या था, TB था, TB था, फाइनल स्टेट मान लिया, ठीक। TB था उस भट्टी का टेम्परेचर जिसमें हम लोगों ने इस सिस्टम को रखा। एक हॉट रिजर्वॉयर में हम लोग ये सिस्टम रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि उस रिजर्वॉयर से, मान लो ये हमारा रिजर्वॉयर है एक, ठीक। अब इसमें हम लोगों ने इसको रखा, यहां से बहुत सारी हीट है ये मान लो, ठीक। अब ये हीट क्या करेगी, ये हमारे सिस्टम में ट्रांसफर होगी, सिस्टम में घुसना चालू करेगी। सिस्टम में जब घुसना चालू करेगी तो क्या होगा, चेंज आएगा हमारा इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो क्या हम लोग डेल्टा T जब लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा हमारा TB माइनस TA, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, TB माइनस TA। और अगर हम लोग लेट करते हैं कि TA जब हमारा इनिशियल टेम्परेचर था विच इज TA, उस टाइम पे हमारी इंटरनल एनर्जी थी UA, ठीक। और उस टाइम पे हमारी जब फाइनल स्टेट आई तो हमारी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी UB। तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हमारा क्या होगा, UB माइनस UA। इतनी चीज क्लियर हो रही है, UB माइनस UA ही होगा हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हम लोगों को इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारे किसी एक जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी एक इंटरनल एनर्जी है, उसमें हम लोग चेंज निकालेंगे, ठीक है। जिसमें यहाँ पे हमको पता है कि T टेम्परेचर B इज ग्रेटर देन टेम्परेचर A, यानी फाइनल टेम्परेचर बड़ा है टेम्परेचर A से, जिसकी वजह से फाइनल इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी की वजह से। इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल है उसके रिस्पेक्ट में हमारी फाइनल वाली इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हीट हमारी अंदर जा रही है, हीट अंदर जा रही है, हीट अंदर जा रही है, यानी क्या होगा, क्या होगा भाई बताओ, क्या होगा, जो ये हीट एक्सचेंज है हमारा, टेम्परेचर एक्सचेंज जो है हमारा, इसको हम लोग Q से लिखते हैं, समझ रहे हो, Q से लिखते हैं। अब ये जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट में चेंज हो रहा है, तो उससे हम लोग देखो एक नोट डालो और एक चीज लिखो इंपॉर्टेंट। अगर 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 बाहर से हीट अंदर आ रही है, बाहर से हीट सिस्टम के अंदर आ रही है, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही है, यानी आपके अंदर कुछ एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। सिस्टम, सपोज लेट सपोज आप एक सिस्टम हो और आपके पास कुछ आ रहा है, तो यू हैव सरप्लस ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना, बढ़ जाएगी वो चीज आपके अंदर। तो क्या होगा, अगर सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर होती है तो जो हमारी ये Q की वैल्यू है, यानी चेंज इन टेम्परेचर, Q की वैल्यू है जो चेंज इन टेम्परेचर है, दैट इज पॉजिटिव, है ना। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, है ना। अगर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी TB ज्यादा है और TA कम है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो होगी ये हीट चेंज हमारा, ठीक है ना। तो यानी अगर सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट आ रही है तो वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर सिस्टम से सराउंडिंग को हीट जा रही है, सिस्टम में हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, यानी TA इस केस में हमारा क्या होगा, TA ज्यादा होगा, TA ज्यादा होगा TB से, यानी UA भी ज्यादा होगा UB से, ठीक है ना।
तो इस केस में क्या होगा, हमारी Q की जो वैल्यू है वो निगेटिव होगी। अगर आपके अंदर से कुछ लॉस हो रहा है, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में हमारा चेंज हो रहा है, सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग्स में जा रही है, यानी अपनी एनर्जी को लॉस कर रही है, अपनी एनर्जी को लॉस कर रही है, तो ये निगेटिव आएगा। इतनी चीज क्लियर हुई, अपनी एनर्जी लॉस करेगी तो निगेटिव, अपने अंदर ऐड करेगी तो पॉजिटिव। इतनी चीज ध्यान रखना, क्लियर रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कुछ अलग ही सिस्टम चलता है, फिजिक्स में बदल जाती चीजें, है ना, फिजिक्स में चीजें बदल जाती हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ना तो अलग अलग रखना चीजें, ठीक है ना, कुछ टाइम डिफरेंस के बाद पढ़ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी बहुत हुआ था अपने टाइम पे, ठीक है ना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन फिजिक्स के हिसाब से लग जाते थे, फिजिक्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री के हिसाब से लग जाते थे, तो दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई कि Q जो हमारा हीट चेंज है वो पॉजिटिव होगा अगर सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट आ रही है। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है तो हमारी चेंज इन हीट निगेटिव होगी, यानी चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई, ओके डन। इतनी चीज क्लियर हो गई भैया हम लोगों को हीट वाली बात। अभी हीट का एक अलग से पूरा लेक्चर ही आएगा, पूरा अलग से हीट पे लेक्चर आएगा, जिसमें हम लोग हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। हीट वाली बात हो गई। अब बात करते हैं वर्क की। वर्क की जब हम लोग बात करेंगे तो भैया इसमें भी एक सिस्टम लेना पड़ेगा, इसमें भी हमको एक सिस्टम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें सिस्टम लेंगे तो कैसा लेंगे, वो हम लोग लेंगे एडियाबैटिक सिस्टम, जिसकी वॉल्स इंसुलेटिंग होती हैं भैया, ठीक है। एडियाबैटिक सिस्टम लिया जाएगा इस केस में, ठीक है। एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम मतलब एडियाबैटिक सिस्टम से बात मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कुछ है, कुछ भी मान लो, लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर अगर कुछ भी है तो इससे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ये है हमारे इंसुलेटिंग वॉल्स, वॉल्स तो हैं हमारी इंसुलेटिंग वॉल्स से तो हमारा हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। अब भैया हीट एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है, तो हमारा एनर्जी चेंज कैसे होगी? हीट की फॉर्म में तो हो नहीं सकती, ना हीट बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, ठीक है। ऐसे इतना तो हो नहीं सकता, समझ आ रही है बात? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज तो होगी ही नहीं, हीट एक्सचेंज तो होगी ही नहीं, ठीक है। हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, ओके। तो क्या होगा भैया, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा? और बात तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक पैडल रख देते हैं, पैडल पंखे टाइप सा कुछ रखा और इस पंखे को रोटेट कराते हैं, ठीक है। बहुत स्पीड में रोटेट कराते हैं। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो कुछ भी है, लेट्स सपोज लिक्विड है, तो वो लिक्विड के मोशन को बढ़ा देगा। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी हम सबको पता है डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब क्या होगा जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही हमारा टेम्परेचर में भी इंक्रीज होगा। तो जो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, लेट्स से जब तक ये हम लोगों ने घुमाया नहीं था, ये खाली रखा हुआ था, मतलब घुमाया नहीं था, तब हमारी इनिशियल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी थी UA इनिशियली, ठीक है। अब जब हम ये घुमा रहे हैं खूब स्पीड में, आराम से, मजे से, ठीक है, तो फाइनल स्टेट का हम लोग UB मान लेते हैं, इंटरनल एनर्जी फाइनली, ठीक है। अब ये है हमारा एक एडियाबैटिक सिस्टम। तो इसमें जब हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे UB माइनस UA, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को? वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, WAD है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन W इन सफिक्स AD,
वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी हीट एक्सचेंज तो हो नहीं रहा ना। उस केस में हम लोग इसको क्या लिखते थे, हीट के केस में हम लोग इसको लिखते थे क्यू से। लेकिन यहाँ पे जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वर्क डन की फॉर्म में हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, वर्क की वजह से हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है, जिसको हम लोग वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू लिखते हैं, WAD से, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक नोट लिखो, यहाँ पे भी एक नोट लिखो, यहाँ पे नोट लिखो कि वर्क डन अगर किसी भी सिस्टम पे होगा, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने ये पैडल लगाया तो ये हम लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। फाइनल में जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो ग्रेटर है यहाँ पे, ठीक है, फाइनल में इंटरनल एनर्जी हमारी बड़ी है, तो UB माइनस UA विच इज डेल्टा U एंड रिटन एज वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम लोग जब वर्क करेंगे किसी भी सिस्टम पे तो उसकी एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी, यानी UB हमारा ग्रेटर रहेगा UA से, ठीक है। तो जो हमारा W एडियाबैटिक है, वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो रहेगा हमारा पॉजिटिव, वो रहेगा हमारा पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई, वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहेगा। बट अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बाय द सिस्टम, सिस्टम द्वारा वर्क किया गया, सिस्टम द्वारा वर्क किया गया। अब अगर सिस्टम द्वारा वर्क दिखाना है हमको, तो सिस्टम द्वारा वर्क कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग, ये सिस्टम है हमारा पूरा, मान लिए, ओके, ये हमारा पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पे हम लोग एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन की बात कर लें, पिस्टन लगा दें यहाँ पे, ठीक, पिस्टन लगा दिया, ये भी इंसुलेटेड ही है, इंसुलेटेड मटेरियल का ही है, ये भी इंसुलेटेड मटेरियल का, ठीक है। अब यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, अब यहाँ की जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी या फिर कुछ भी टेम्परेचर एक्सचेंज या प्रेशर चेंज होगा यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये जो वाटर है या मतलब यहाँ का गैस ले लें तो गैस एक्सपेंड करेगी, गैस एक्सपेंड करेगी तो ये हमारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो रहा है, ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो गैस है वो पिस्टन के ऊपर वर्क कर रही है, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। यानी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो फाइनल है, फाइनल इंटरनल एनर्जी हमारी छोटी हो जाएगी इनिशियल से, तो हमारा वर्क एडियाबैटिक क्या होगा, वर्क एडियाबैटिक इज गोना बी निगेटिव वैल्यू होगी वर्क एडियाबैटिक की। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आती हैं, है ना। वहां पे आपको इंटरनल एनर्जी चेंज दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, उस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से रखनी होगी। समझ में आ रहा है ना, ओके। हो सकेगा तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी देख लो आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करना। बुक नहीं होगी तो मैं क्वेश्चन तो देखो मैं कराऊंगा ही एट दी लास्ट, एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स तो मैं कराऊंगा ही, ओके, ठीक है ना। चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। इतनी चीज क्लियर हो गई, ओके, डन। वर्क डन और इसकी बात समझ आ गई भैया हम सबको। अब एक मोड और है, मतलब इन्हीं दोनों में से है, ठीक है, उसकी बात करेंगे अब, ओके ओके। इन्हीं दोनों को मिला के एक और चीज होती है। नाउ लेट्स वी टेक अ जनरल केस, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हीट और वर्क दोनों के थ्रू अगर हम लोग चेंज ऑफ एनर्जी कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारा कोई सिस्टम था, ठीक, इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है U1, ठीक है, U1, ठीक, मान ली इनिशियल इंटरनल एनर्जी है U1। अब इसमें कुछ चेंज आया जब इसको हीट मिली तो इसमें कुछ चेंज आया, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियली U1 थी, अब क्या हो जाएगा U1 प्लस Q, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें कुछ वर्क डन होता है, अब इसमें कुछ वर्क डन किया जाता है, तो अब एट लास्ट इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 प्लस Q प्लस W। इतनी चीज क्लियर हुई, U1 प्लस Q प्लस W।
अब हम लोग अगर इस चीज को देखें तो फाइनल एनर्जी को हम लोग U2 मानते हैं, हमेशा U2 मानते हैं। तो क्या होगा, U2 किसके बराबर हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस W, U1 प्लस Q प्लस W, ठीक है, जिससे हम लोग U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज Q प्लस W, यानी जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी, हीट के एक्सचेंज पे और वर्क डन पे, ठीक है ना, वर्क डन पे भी डिपेंड करेगी और हीट पे भी डिपेंड करेगी। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये हम लोगों को क्या बताता है भैया, ये हमको बताता है, एक फॉर्मूला देता है दैट डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है ना, ओके। अब ये हमको बताता है कि जो हमारे ये जो हमारा ये है एक्सप्रेशन जो हमारा निकल के आया है, ये एक्सप्रेशन हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि द एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed but can transfer from one form to another। ना ही वो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, बट ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स की इंटरनल एनर्जी विच इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स वो हमारी कांस्टेंट रहती है हमेशा। कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो, कोई प्रोसेस हो, जो हमारी यूनिवर्स की टोटल इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, विच इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स की इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट। सिस्टम है, अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जा रही है तो यहाँ से कुछ लॉस हो रहा है, तभी तो यहाँ पे गेन हो रहा है ना। तो अगर टोटल इंटरनल एनर्जी हम लोग देखेंगे तो वो सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई भाई। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात भी हो गई थोड़ी सी, ठीक है। अब बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। सेवाएं समाप्त भैया आज की। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग मे बी वर्क की वीडियो आए या फिर हीट की एक डेडिकेटेड वीडियो आए, तो उसमें हम लोग वर्क और हीट पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। टिल देन, जय हिंद।